हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नरसिम्हम कमेटी के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना आपका बेसिक फाउंडेशन था हम लोग का मॉडर्न बैंकिंग की तरफ। मॉडर्न बैंकिंग की तरफ जब हम लोग बढ़े ना, तो ये हम लोग का जो कमेटी है नरसिम्हम कमेटी, ये समझे बेसिक फाउंडेशन था आगे बढ़ने की ओर। ठीक है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सीख के समझते हैं। ठीक है, पहले उससे कुछ बैकग्राउंड के बारे में समझिए कि नरसिम्हम कमेटी का बात था आपका 1991 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम, टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम आफ्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड द बिगिनिंग ऑफ एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब है, देखिए हमको अगर जो हम लोग का जो खास काम जो इकोनॉमी का जो टाइम पीरियड है बच्चों, इकोनॉमी का टाइम पीरियड कुछ ऐसे बटा हुआ है देश का आज़ादी से लेकर के 1991 तक, और इसके बाद जो अभी ऑनवर्ड्स चल रहा है सो, तो भी चल रहा है सो। देखिए 1947 से देश जब आज़ाद हुआ था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग चुने थे कौन सा सिस्टम चुने थे, इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट में चूज किए थे। कौन सा? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट चूज किए थे, जिसके अंदर सारा सरकार के अंडर में रहेगा। सोशलिस्ट में बोलने का मतलब होता है कि सारा चीज गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। 1919 आने तक ये पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमिक गड्ढा में लेके हम लोग को डुबा दिया था, तो 1991 में एक मेजर रिफॉर्म किया गया। उस मेजर रिफॉर्म को क्या बोला गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर बोलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म, दोनों बोलते हैं। अब यहां से लेके आज तक जो आप मॉडर्न बैंकिंग देख रहे हैं या कोई भी चीज देख रहे हैं रिफॉर्म, यहीं पर हम लोग का ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, वो साइंस वाला एलपीजी ना कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलती है। यहाँ एलपीजी बोलने का मतलब है कि बिजनेस का दुनिया में बहुत सारा चेंजेस किया गया था, जैसे कि आपका एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से और ग्लोबलाइजेशन। आपको आई होप मीनिंग पता हो, तो उसको रहने दीजिए। तो ये उसका बेसिक बैकग्राउंड है। अब देखिए प्राइमरी गोल क्या था नरसिम्हम कमेटी का, सो समझिए। टू इम्प्रूव द इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और वैसे भाई उस समय तक तो हम लोग पूरा गड्ढा में थे, तो चाहिए क्या था भाई कि हम लोग का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और खासकर जो इफिशियंसी है वो अच्छा से इंक्रीज करे बैंकिंग सेक्टर का दुनिया में। ठीक, तो इसके लिए क्या किया गया? 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। 4 टियर कौन था? एक 3 से 4 लार्ज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, आपका 8 से 10 नेशनल बैंक, और कुछ रीजनल बैंक, और आपका रूरल बैंक। ये आपका 4 स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनाया गया। ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? इसको बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर इफिशिएंट बैंकिंग सर्विस एट एवरी लेवल, कि भाई जो इफिशियंसी है बैंकिंग सर्विस में वो हर लेवल पे आकर के इंप्रूव हो। इसलिए देखिए आपका इंटरनेशनल पे भी, आपका नेशनल में भी, आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और रीजन के लिए भी, और गांव तरफ के लिए रूरल बैंकिंग। समझना? फिर आगे बढ़ते हैं। जब अब दूसरा रिकमेंडेशन उनका ये आया था कि जो सीआरआर है और जो एसएलआर है उसको भाई कम कीजिए। आई होप आपको सीआरआर एसएलआर हम पहले भी बहुत बार बताए हैं। तो कमेटी में रिकमेंडेशन क्या डाला गया था कि सीआर जो है उसको 15% से घटा करके 3 से 5% कर दीजिए, और जो एसएलआर है उसको घटा करके आप 25%। इससे क्या फायदा होगा? इसको घटाने से क्या फायदा होगा, चीजों को समझिए। देखिए सबसे पहले सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? देखिए जो एलआरआर होता है, लीगल रिजर्व रेशियो, इन दोनों को जोड़िए जब आप, सीआरआर प्लस एसएलआर होता है। ये है क्या? ये एलआरआर है क्या, पहले वो सुन लीजिए सिंपल सा भाषा में। इसको पहले भी बताए हैं आप लोग को कि देखिए मान लीजिए आप अगर 1,000 रुपया बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक को ये परमिशन नहीं होता है कि वो सारा का सारा इस 1,000 को लोन में बांट दे, सारा का सारा लोन में बांट दे। उसको ऐसा परमिशन नहीं होता है। उसको बोला था भाई कि एलआरआर मान लीजिए 20% है, तो बोला गया 20% आप एलआरआर यानी कि कुछ पैसा अपने पास रखिए, यानी कि मान लीजिए 20% 1,000 कितना हो गया? 200 अपने पास रखिए, और 800 को लोन के तौर पे बांट दीजिए। ठीक है, अब ये जो अपने पास रखने वाला पार्ट है ना, ये वाला 200, अब इस 200 को फर्दर 2 जगह पे रखा जाता है। एक, इसमें से कुछ पैसा मान लीजिए 80 रुपया मान लीजिए भेज दिया कहाँ पर? आरबीआई। तो जो इस 200 में जो बैंक काटी है उस डिपॉजिट में, इस 1,000 में कमर्शियल बैंक उस 200 में 80 रुपया समझ लिया भेज दिया किसके पास? आरबीआई के पास भेज दिया, जमा कर दिया वहां पर, और बचा कुछ 120 रुपया कमर्शियल बैंक अपने पास रखा है। तो इसको बोलते हैं क्या? एसएलआर। और इस जो 80 रुपये जो है ना आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं सीआरआर। यानी कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास जो पैसा जमा हुआ उसको बोला था क्या? सीआरआर। और कमर्शियल बैंक जो अपने पास रखी उसको बोला गया एसएलआर। ठीक, अब जो घटाने से फायदा क्या होगा? ऑब्वियस है, घटाइएगा तो लोन ज्यादा बटेगा, यही फायदा होगा ना। देखिए यदि सीआरआर को भी हटाया गया, एसएलआर को भी घटाया गया, तो सोच के देखिए पहले 1,000 था, 1,000 में 20%, इस एग्जाम्पल में देखा गया 20% रखे थे कितना? तो 200 माइनस किए थे, 200 माइनस किए थे कितना बांट रहे थे? 800। अब क्या चाह रहे हैं? इसको घटा दिया जाए,
तो माने घटा के चलिए वो आधा कर देते हैं, 20 का कर दिए आधा, कितना 10%, तो कितना अब 100 रुपये जमा करेंगे तो लोन कितना बटेगा, अब लोन बटेगा कितना आपका 900, तो लोन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। तो ये रिकमेंडेशन था, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए द कमिटी रिकमेंड डीरेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन अबव 2 लाख। Banks were also allowed to determine interest rate on export credit beyond 90 days। अब इसका क्या मतलब वो सर डीरेगुलेशन का, देखिए बोला गया कि जो 2 लाख से ऊपर का जो लोन बैंक दे रही है उसमें बैंक खुद से अपना इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर सकती है, यानी नेगोशिएट कर सकती है कस्टमर के साथ, ठीक है। पहले इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, बाद में इसको बोला गया इसी कमेटी में भाई इसको डीरेगुलेट कीजिए। आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोन लेने जाइएगा तो वहां का जो ब्रांच मैनेजर होगा ना, उस ब्रांच मैनेजर के पास एक डिसेंट पावर होता है, खासकर प्राइवेट सरकारी बैंक लोग देखिए नियम कभी नहीं तोड़ता, जो नियम है उसको फॉलो ही करता है। जो करेगा रिस्क लेने काम आपका फाइनेंस बैंक करेगा, आपका प्राइवेट बैंक करेगा, ये सब करेगा। तो उस ब्रांच मैनेजर के पास, प्राइवेट सरकारी बैंक के पास भी और ये पावर रहता है, ऐसा नहीं है, पर वो रिस्क नहीं लेता है जल्दी। अब सरकारी बैंक में क्या बैठा बैठा नौकरी मिल ही रहा है, सैलरी मिल ही रहा है। तो जो ब्रांच मैनेजर है ये आपसे नेगोशिएट करेगा कि आपको पर्सनल लोन चाहिए, ठीक है दे रहे हैं, आपके पास ये है वो सब है, तो वो आपको बोलेगा ठीक है हम आपको 11% में देंगे, हो सकता है आपको बोले हम 10% में देंगे, जैसा आप नेगोशिएशन करने में सक्षम हो जाए, अमाउंट अगर 2 लाख से ऊपर हो तो, ठीक है। और यहीं पर लिखा हुआ कि बैंक्स वर आल्सो अलाउड टू डिटरमाइन इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट। अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट आपका 90 दिन से ज्यादा है तो उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। अब ये क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, the committee recommend adopting Basel I norms and maintaining capital adequacy ratio that is at 8%। अब समझिए जो एक कमेटी थी बोले भाई कि जो Basel I का जो नॉर्म्स दिया हुआ है, Basel I का नॉर्म्स कौन दिया था, जो अलग अलग G10 यानी कि 10 अलग अलग कंट्री का जो गवर्नर लोग था सेंट्रल बैंक का, ठीक है, सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर लोग था वो लोग आपस में मीटिंग करके एक नॉर्म्स बनाया, और उस नॉर्म से बोला गया भाई कि हर कंट्री का अपना अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो सब कोई ऐसा नॉर्म्स बनाओ कि जिसमें सब बैंकिंग जो है बैंकिंग सेक्टर बढ़िया स्मूथली चले, ठीक है। तो इसको बोला भाई कि इसको मेंटेन किया जाए, और साथ ही साथ जो कैपिटल एडिक्वेसी है 8% उसको भी मेंटेन किया जाए। कैपिटल एडिक्वेसी को बाद में अच्छे से और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक। इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपका बैंक का एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एसेट क्वालिटी एंड लोन रिकवरी, देखिए द कमिटी रिकमेंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। अब देखिए हम आपको पहला वीडियो में बोले हैं कि बैंक सब लोन देने अच्छा से जानती है कस्टमर को, ठीक है, लोन दे देगी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर पढ़ने होने के बाद, लेकिन कुछ जो होने का, लेकिन ये लोग अच्छा किस में नहीं होता, ये लोग रिकवरी में अच्छा नहीं होता है, इस लोन को वापस रिकवर करने में लोग अच्छा नहीं होता है। तो लोग क्या करती है, तो लोग अपॉइंट करती है वैसे ही आदमी जो उसमें अच्छा हो, जो पैसा निकलवाने बहुत अच्छा से जानता हो, जो थोड़ा सा एकदम हुड़दंग टाइप का रहेगा, थोड़ा पावरफुल पर्सन रहेगा, या कंपनी रहेगी, आजकल तो कंपनी ये काम करती है, तो क्या वो डेटा कलेक्टिंग एजेंसी देख लेती है, ठीक है, यानी कि जो लोन्स होता है जो डेट होता है ना उसको ठीक से रिकवर करने का काम कर लेती है। उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बोलिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। एक पिक्चर है इस पे लिटरली एक पिक्चर है, हम पिछला भी वीडियो में बोले थे, संजय दत्त एक पिक्चर है, इसका नाम क्या है, EMI। पैसा लिया है तो देना पड़ेगा, ठीक है, लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा, क्या उसका नाम है उस मूवी का कुछ ऐसा। तो ये है बच्चों, तो वो क्या उस पर मिलना ना हायर करती है लोकल लोग को या गुंडा सबको, आसान भाषा में समझिए कि प्यार से कोई पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, वहां पर चाहिए वैसे ही सख्ती के साथ डील करने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंप्रूव रिकवरी ऑफ बैड लोन्स एंड रिड्यूस NPA। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है भाई उसको बनाने का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाने का मेन लॉजिक यही तो था, और कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक। एंट्री ऑफ प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स, जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक से जो दरवाजा बंद था इंडियन बैंकिंग सिस्टम में उसको खोलने के लिए बोला गया, क्यों, ताकि जो मोनोपोली है इट इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड एंड मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक का जो कंप्लीट मोनोपोली था उसको तोड़िए और प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट बैंक सबको आने दीजिए मार्केट में, ठीक है। ये लोग काम काज तो करता नहीं था इसलिए। कैपिटल मार्केट एक्सेस, द कमिटी रिकमेंड अलाउइंग SBI एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक टू रेज कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पर बोला कि भाई कि कैपिटल मार्केट भी एक्सेस करने दीजिए। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर पे डिबेंचर पे, दो मार्केट पढ़े होंगे आप, एक आप कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट का वन पीरियड कितना समय के लिए होता है, लगभग 1 साल, और मनी मार्केट लंबे समय तक, कैपिटल मार्केट लंबे समय तक होता है, जैसे आपका शेयर का पैसा डिबेंचर का पैसा, है कि नहीं। तो भाई ये मार्केट भी खोलने बोला गया, इसे क्या होगा, टू स्ट्रेंथन बैंक कैपिटल वाज विदाउट डिपेंडिंग इंटायरली ऑन गवर्नमेंट।
पहले क्या था, गवर्नमेंट पे कंप्यूटर डिपेंड था। अब क्या है, कैपिटल मार्केट खोल दिया गया है, तो ये लोग पब्लिक से भी पैसा ले सकता है। क्या उस इशू करके, डिबेंचर इशू करके, ट्रेजरी बिल इशू करके, ये सब। अलग ट्रेजरी बिल तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, तो डिबेंचर इशू करके, अलग अलग बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा उठा सकता है कि नहीं। फिर क्या था, बोर्ड बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। अब इसमें भाई कमेटी रिकमेंड किया कि भाई स्टैब्लिश बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर आरबीआई, कि भाई एक बोर्ड बनाया जाए जो सुपरविजन का काम करेगी, जो आरबीआई के अंडर में काम करते रहे। ये बोर्ड बना दिया गया आपका 1994 में। क्लियर। फिर क्या था, एनबीएफसी को रेगुलेट करना था। अब एनबीएफसी क्या, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी कि एनबीएफसी को स्टैब्लिश किया गया। एनबीएफसी क्या करती थी, एनबीएफसी टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर। देखिए एनबीएफसी का मेन काम ये नहीं था, ये तो बस प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, हाँ रेगुलेशन बनाने के, हाँ सॉरी तब तो ठीक है पॉइंट। रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, जो एनबीएफसी था ना, उसको रेगुलेट करने किया भाई कि इन सबको रेगुलेट करिएगा, तो भाई जो जो डिसिप्लिन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक रहेगा। एनबीएफसी लोन देती है, मान लीजिए वो अलग अलग टाइप का लोन देने का काम करती है, ये बैंकिंग का काम नहीं करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोलने का मतलब है, ये बैंकिंग का डिफिनेशन में क्या बचू, बैंकिंग का डिफिनेशन में कि भाई एक जो लोन दे और दूसरा डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, ये दो फंक्शन को जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक। ये डिफिनेशन है बैंक का। एनबीएफसी ये भी करती है, लेकिन ये उस टाइप का नहीं करती है, पब्लिक से शायद वो डिपॉजिट नहीं लेती है। एनबीएफसी हमको याद नहीं आ रहा ठीक से, एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है, ये केवल लोन देने का काम करती है। जैसे आप कार लेते हैं ना, कार के लिए लोन मिला आपको, आपका अलग अलग पर्पज के जो लोन मिलता है वो मेनली एनबीएफसी, कार लिए, गाड़ी फाड़ी जो भी लेते हैं, फ्रिज व्रिज जो आप करवाते हैं वो मेनली एनबीएफसी का ही देन होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि एनबीएफसी केवल डिपॉजिट लेती है, शायद पूरा तो पैसा उसमें आप जमा नहीं कर सकते, ये केवल लोन देने का काम करती है, अलग अलग चीज खरीदने के लिए। एक बार चेक कर लीजिएगा तो हम बात सही बोलेंगे, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा। ठीक, अब कुछ एडिशनल पॉइंट हम अपना डाल दिए थे। एवोल्यूशन ऑफ ब्रांच लाइसेंस लेने के लिए जो अप्रूवल लेना पड़ता था, द कमिटी रिकमेंड अलाउइंग बैंक टू ओपन और क्लोज ब्रांचेस विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल। ऐसा भाई वो रिकमेंडेशन दिया गया था। ठीक है, रिकमेंडेशन दिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू बैंक। देखिए बैंक सब अपने से जहां उन लोग को ठीक लगे ब्रांच खोलना बंद करना, अभी तो भाई आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, बस रिकमेंडेशन डाला गया था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी बात उठा था, जो अलग अलग सेक्टर है, ठीक है, अलग अलग जो सेक्टर जो मैटर करता है उसको भी अच्छा से 40 से 10% तक का पैसा पहुंचना चाहिए। ठीक है, हाउएवर दिस रिकमेंडेशन वाज रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये रिकमेंडेशन हालांकि गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दी थी। ठीक, तो ये वैसल कमेटी, नरसिम्हा राव कमेटी 1 था। अब सेकंड में क्या बोला गया था, तो सुनिए, क्या भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले थे आपको। सेकंड नरसिम्हा कमेटी में क्या बोला गया, सो समझिए। इस पे मेनली फोकस गया, कॉन्स्टिट्यूट इसको 1988 में बनाया गया, ये चेयरमैनशिप आपका नरसिम्हा राव थे। टू स्ट्रेंथन द इंडियन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, अब जो इसको क्या करना था, मैंने स्ट्रेंथन करना था उसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है ना उसको मेनली ये करना था। तो प्राइमरी गोल देखिए क्या था, टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम एंड मेक इट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। भाई अब उसको ग्लोबल लेवल पर उतार के लाना था। पहला इनको जब बनाया गया था कमेटी, तो उसमें मेनली क्या, पैर पे खड़ा कर दिया, मतलब बस स्टैब्लिश कर दिया गया। अब अपने पैर में खड़ा करना था, ताकि भाई हम लोग ग्लोबल, जो हम लोग का बैंक है वो ग्लोबली बाकी सबसे भी कॉम्पीट कर सके। क्लियर है। फिर बैंक मर्जर, ये देखिए गोल्डन रूल। द बैंक कमेटी रिकमेंड द मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक विद स्ट्रॉन्ग बैंक्स टू क्रिएट 2-3 ग्लोबल इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मेगा बैंक। ये बोले कि भाई 2-3 स्ट्रॉन्ग बैंक को मर्ज कर दीजिए, ताकि एक भयंकर मेगा बैंक बन सके जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सके। समझ में आया, इनका मेन ये करना था। द कमेटी अपोज द मर्जर ऑफ वीक बैंक विद अ स्ट्रॉन्ग बैंक। इस बैंक का वो इसका वो अपोज किए थे कि भाई फिर वो वही हाल हो जाएगा जो जो वीक बैंक का है। वीक बैंक को अगर स्ट्रॉन्ग बैंक से मर्ज कीजिएगा तो इसका परफॉर्मेंस और गिर जाएगा, उनका ऐसा कहना था। इसलिए उनका मेन तर्क था भाई कि अगर चाहते हैं कि एकदम भयानक टक्कर वाला कोई अगर ग्लोबल लेवल पर टक्कर देने वाला कोई बैंक आए, तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग से मर्ज कीजिए। समझ में आया, ये था ऑब्जेक्टिव। क्या था, टू क्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बैंक। मेन पर्पस था भाई कि इंटरनेशनल लेवल में हम लोग का भी इंडियन बैंक कम्पीट कर सके। नैरो बैंकिंग, अब ये क्या है, ठीक है, द कमिटी रिकमेंड नैरो बैंकिंग फॉर वीक एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बैंक। ठीक है, डिस्ट्रेस बैंक, अंडर दिस अप्रोच सच बैंक शुड स्टॉप गिविंग रिस्की लोन एंड इन्वेस्ट मेनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब नैरो बैंकिंग में भी क्या था कि भाई कुछ ऐसा भी बैंक सब था जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहता था, मतलब जो लोन दिया उसको रिकवरी हो नहीं पाता था, आसान भाषा में वो लोग रिकवरी कर नहीं पाता था। ठीक है, तो उन लोगों को क्या बोला गया कि
कि आप फालतू जगह पे इन्वेस्ट नहीं कीजिए जहां पर रिस्की है, ठीक है। शुड स्टॉप गिविंग रिस्की लोन्स, इस तरह का लोन नहीं दिए जिसको आप रिकवर करने में सक्षम नहीं हो। इसलिए आप पैसा कहाँ लगाइए, पैसा लगाइए गवर्नमेंट का मिले सिक्योरिटी पे, जिसका इसको नाम दिया गया नैरो बैंकिंग, एक लिमिटेड दायरा ही रखा गया कि आप सब जगह अपना हाथ पैर मत मारिए। नैरो बैंकिंग यहाँ बोलने का मतलब है आप अपना एक लिमिटेड दायरा में रहिए, और लिमिटेड दायरा आपके लिए जहाँ पर आपको केवल प्रॉफिट मिल सके वहां लगाइए। ऐसा जगह रिस्क मत जाइए जहां पर आप कुछ झेल ही नहीं सकते, उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा लोन नहीं बांटिए। ये था ऑब्जेक्टिव, क्या था, टू प्रोटेक्ट डिपोजिटर मनी एंड रिड्यूस बैंकिंग रिस्क। इससे क्या होगा, पैसा डूबेगा नहीं पब्लिक लोग का, और जो रिस्क है नैरो बैंकिंग में वो कम हो जाएगा, ठीक। फिर क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो द कमिटी रिकमेंड इंक्रीजिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फ्रॉम 8% से 10% बढ़ाने को बोला गया 2002 तक, ठीक है। ये 1998 में आया था, तो 2002 तक बोला भाई 8 से उसको 10% बढ़ाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बैंक। तो अलग अलग एसेट होता है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में अलग अलग एसेट को अच्छा एसेट को क्लासिफाई करके, इससे क्या होगा, जब वो सही से रहेगा तो हम लोग बैंक जो है ना अच्छा से स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ एनपीए, ये तो हर कोई चाहता है रिड्यूस हो जाए, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। वो चाहते थे भाई कि ये 3 से 5% आ जाए 2002 तक। ऑब्वियसली इससे क्वालिटी ऑफ एसेट इंप्रूव होता, पर ये करना इतना आसान नहीं था जितना बोला गया, ठीक। फॉरेन बैंक ऑपरेशन, देखिए फॉरेन बैंक ऑपरेशन, द कमिटी रिकमेंड अलाउइंग फॉरेन बैंक्स टू एस्टैब्लिश सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर इन इंडिया। फॉरेन बैंक को भाई बोला गया इंडिया में आकर के अलग अलग सब्सिडरीज खोले, अपना अपना या तो किसी बैंक को ज्वाइंट वेंचर कर ले। अब आपको ज्वाइंट वेंचर का मतलब बताओ, दो या दो अलग बैंक मिलकर आपस में जब एक बैंक बना देगा तो क्या आपका ज्वाइंट वेंचर बैंक कहलाएगा वो, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड ब्रिंग इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। अब वैसे कॉम्पिटिशन और इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए किया गया है। मार्केट टू मार्केट वैल्यूएशन, अब ये क्या था, द कमिटी रिकमेंड मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन। इसका मतलब क्या था, फॉर 100% ऑफ अप्रूव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय 2001। अब इनका कहना था कि देखिए यहाँ पढ़िए इसको, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट देयर करेंट मार्केट प्राइस रेदर देन देयर परचेज प्राइस। अब ये आप अपना अकाउंट से पढ़े होंगे तो बोलते नहीं है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के तहत कि भाई मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंसिडर उसको कीजिए विच एवर इज लोअर, सेफ्टी पर्पस के लिए वो बोला गया था उसमें, कंजर्वेटिज्म या फिर बोले प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में। इसमें बोला जा रहा है अंडर दिस मेथड इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट देयर करंट मार्केट प्राइस रेदर देन देयर परचेज प्राइस। अब ये कहते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं भाई कि भाई जो लोअर है उसको कीजिए, ठीक है। अब इसमें इसी बात का आपको सिखाया जाता था, और यहाँ पर वो शिकायत को हटाने के बोला गया कि आप कितना में परचेज किए हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि करंट प्राइस क्या है उस चीज का करंट प्राइस क्या है। तो ये इसमें उनका ये रिकमेंडेशन था कि करंट प्राइस से फोकस कीजिए। यहाँ पर इससे जस्ट उल्टा है, ये है ना, इससे जस्ट उल्टा है वो मार्क टू मार्केट। यही बोलने का मतलब है कि भाई कि मार्केट प्राइस में चीजों को कंसीडर कीजिए, उसका ओल्ड प्राइस पे नहीं, उसका वैल्यूएशन वैसा कीजिएगा तो ऑब्वियस है वो कम दिखेगा, ठीक है। अंडर दिस मैटर देखिए इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट देयर करंट मार्केट प्राइस रेदर देन देयर परचेज प्राइस, ठीक है। देखिए ऐसा होता क्यों, आज का डेट में भी देखिएगा, जो दो तरह का होता है जमीन का वैल्यूएशन। बात की जगह से लैंड का, इसे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। जमीन का वैल्यूएशन दो प्रकार का होता है बच्चों, एक मार्केट प्राइस और एक गवर्नमेंट प्राइस, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइस बोलिए उसका परचेज प्राइस। देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक अजीब सा गेम खेलता है, जब लोन देने का बात आता है तो लोन देने का बात आएगा ना तो एक अजीब सा गेम खेला जाएगा। देखिए अगर टैक्स बचाना है तो मार्केट प्राइस पे अगर लोन लीजिएगा, ठीक है, मार्केट प्राइस दिखा करके लोन लीजिएगा तो आपको लोन का अमाउंट तो ज्यादा मिलेगा, चलिए इसका लार्ज अमाउंट ऑफ लोन मिलेगा, बट इस पे आपको गवर्नमेंट पे टैक्स भी बहुत देना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस पे लोन कब लेंगे भाई, जब आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो। अब बिल्कुल मार्केट प्राइस पे लोन तब लीजिए आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो और पूरा पैसा लोन से लेकर के आपको ये लैंड परचेज करना है, तब हम लोग क्या करते हैं भाई, ज्यादा पैसा उठाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। लेकिन आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप नहीं चाहिएगा कि बहुत ज्यादा अनाप शनाप हम गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो ये मार्केट में जमीन का रेट भले 20 लाख रुपए था, लेकिन ऑन पेपर में 5 लाख से भी ज्यादा नहीं होगा, वो गवर्नमेंट रेट वो 5 लाख से भी ज्यादा नहीं होगा। तो 5 लाख में फिर टैक्स दीजिए, फिर बहुत कम अमाउंट नेग्लिजिबल टैक्स आ जाएगा, ठीक है। और भी गवर्नमेंट आपको बहुत दुनिया भर का अलग अलग तरीका बता देगी ये इससे बचने का। जो तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया जो हम प्रैक्टिकली देखे हैं उसको, ठीक है। रिस्क वेटिंग, अब ये क्या समझिए, रिस्क वेटिंग क्या है। द कमिटी रिकमेंड असाइनिंग 100% रिस्क वेट टू गवर्नमेंट गारंटी एडवांस। अर्लियर सच एडवांस वर ट्रीटेड एज रिस्क फ्री।
अब इसमें था भाई कि अलग अलग जो सिक्योरिटी है उसको भाई रिस्क फ्री करने की कोशिश किया गया, ठीक है, ताकि जो लोन सब हो ज़्यादा डूबे नहीं, इस टाइप से था। और जैसे क्या था, टू इंश्योर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ बैंकिंग रिस्क, ताकि पता चले कि जो लोन दे रहे हैं, जो एसेट है वो क्या, मतलब यहाँ पर हम लोग एसेट बोलते हैं ना, तो बहुत बार समझ लीजिए जो लोन जो दिए है ना वो भी एक प्रकार का एसेट होता है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से भी वर्ड को कंसिडर किया था इकोनॉमी, हाँ, इस चैप्टर में। तो रिस्क वेटिंग यही बोल रहा है बच्चों कि 100% रिस्क वेट टू गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, ठीक है। इसमें क्या है भाई, क्या जो पहले जो मिलता था ना वो हमेशा रिस्क फ्री मिलता था, टू इंश्योर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ बैंकिंग रिस्क, ठीक। अब मार्केट रिस्क कंट्रोल क्या है, देखिए, द कमिटी रिकमेंड इंट्रोड्यूसिंग मेजर टू कंट्रोल मार्केट रिस्क। बोलने का मतलब हो गया कि मार्केट को सही से रखने के लिए रिस्क में 5% ऑफ मार्केट रिस्क प्रोविजन फॉर मिक्स इनकम सिक्योरिटीज, भाई 5% कम से कम आप प्रोविजन बना के चलिए, आपको जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी, क्योंकि अगर कहीं अचानक से पैसा मांगने आ गया, डूबने का गार पे आप चले जाइए, इसलिए बोला गया कम से कम इतना प्रोविजन आप लेके चलिए। और लिमिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, और जो फॉरेन एक्सचेंज था, ठीक है, उस पर कंट्रोल करने के लिए बोला भी गया इस कमेटी में। अब एडिशनल क्या है, 90 डेज एनपीए फॉर्म। अब ये जो द कमिटी रिकमेंड चेंजिंग द डिफिनेशन ऑफ एनपीए फॉर्म 180 डेज टू डिफॉल्ट 90 डेज, ठीक है। ये देखिए, अब जो आप जो देखते हैं कि एनपीए हम लोग मेनली किसको बोलते हैं, जो 90 दिन से जिसका पेमेंट 90% लिखा के 90 दिन से जिसका पेमेंट ना आया हो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एनपीए। ये आपका पहले 180 दिन हुआ करता था, उसको घटा करके 90 दिन दिए। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, पता चल जाएगा भाई कि ये लोन कितना रिस्की है, ठीक है। अगर 3 महीना पेमेंट नहीं आया, इट मीन ये काफी रिस्की लोन है, ठीक है। तो इस टाइप से उससे आप सावधान हो सकते हैं, ठीक है। दिस रिकमेंडेशन लेटर बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलोड इन बैंक। बाद में यही 90 दिन वाला आज तक चल रहा है, ठीक। लीगल फ्रेमवर्क रिव्यू, यानी द कमिटी रिकमेंड अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू स्ट्रेंथ द बैंकिंग रेगुलेशन। और आरबीआई एक्ट को और बैंकिंग रेगुलेशन को और मजबूत किया गया ताकि भाई ये लोग अच्छा से उसको कंट्रोल कर सके। और बाद में इट आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द सरफासी एक्ट दो स्ट्रेंथ द एसेट रिकवरी। और ये जो सरफासी एक्ट जो बना वो बाद में और बनाया गया ताकि और एसेट रिकवरी पे मजबूती दिया सके। और ये जो लीगल फ्रेमवर्क में जो आरबीआई को और इसको जो चेंज किया गया ताकि ये लोग और अच्छा से बैंक को कंट्रोल कर सके, मतलब इनको पावर दिया गया और ऐसा पावर देने का बात किया गया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका नरसिम्हम कमेटी को लेकर के। आई होप आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो, जितना हम पढ़ा दिए सुफिशियंट है, ठीक है, सुफिशियंट है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।